आप सभी का तृतीय वर्ष की इस प्रथम क्लास में हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको अभी अस्थायी रूप से प्रोन्नत किया गया है और मैं जो पेपर डील करने वाला हूँ प्लांट फिजियोलॉजी, उस पेपर से संबंधित सभी जो वीडियोज़ हैं वो मैं इसी ग्रुप में शेयर करूँगा। आप नियमित इसमें बने रहें, देखते रहें। एक तो हम वीडियो मोड में ऑनलाइन लेक्चर इस ग्रुप में प्रेषित करेंगे ही, साथ में जो भी हम पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ फाइल भी आप तक इस ग्रुप में पहुंचाई जाएगी। तो हमारा जो पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी, उसकी जो पहली यूनिट है प्लांट वाटर रिलेशन, पादप जल संबंध, और उस इकाई में जो पहला बिंदु है कोशिका झिल्ली और उसकी संरचना को समझाने के लिए दिए गए विभिन्न मॉडल, उससे हम अपनी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पादप जल संबंध की एक सामान्य चर्चा करना चाहूँगा कि हम सभी जानते हैं कि पौधों के सर्वाइवल के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। जल जो है वो जड़ों द्वारा अवशोषित होता है और वहाँ से ये जाइलम द्वारा पौधे के सभी भागों तक पहुँचता है। पौधे की विभिन्न प्रक्रियाओं को, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए जल एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो जल का अवशोषण कैसे होता है, अतिरिक्त जल का निष्कासन कैसे होता है, उससे संबंधित सारी प्रक्रियाएं और उसमें कौन से भौतिक बल, फिजिकल फोर्स, मैकेनिज्म कार्य करते हैं, विसरण हो गया, परासरण हो गया, ये डीपीडी वगैरह, हम सारी चीज़ें इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। पर क्योंकि कोशिका में जो जल का प्रवेश होता है वो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से होकर होता है, तो हमें इस अध्याय की जो शुरुआत है वो कोशिका झिल्ली से करनी होगी। हमें पहले समझना होगा कि कोशिका झिल्ली की बनावट कैसी होती है, उसके आर पार पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। वैसे तो ये एक सेल बायोलॉजी का चैप्टर हो गया, पर क्योंकि प्लांट की सेल में कोई भी सॉल्यूट हो गया, वाटर हो गया, उसकी एंट्री इसी दीवार से होकर होती है, इसी बैरियर से होकर होती है, तो हमें पहले इसके बारे में समझना होगा। उसके बाद जो है हम पादप जल संबंध से संबंधित सभी जो फोर्सेज है, मैकेनिज्म है, उसकी चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। कोशिका झिल्ली, इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। आप इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। नागेली एवं क्रेमर ने इसको कोशिका झिल्ली कहा था, जबकि प्लॉव ने इसको प्लाज्मा लेमा कहा था। हम सभी जानते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं में भी होती है, पादप कोशिकाओं में होती है, यानी ये एक यूनिवर्सल होती है। आपने पढ़ा होगा पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर, कि पादप कोशिकाओं में एक अतिरिक्त परत होती है कोशिका झिल्ली के बाहर, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली की बनावट को समझाने के लिए विभिन्न मॉडल दिए गए, उनकी एक एक करके हम चर्चा करते हैं। जिसमें सबसे पहला मॉडल है डावसन और डैनियली का मॉडल, जो उन्होंने 1935 में दिया था। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली एक द्विपर्तीय बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है। इसकी दोनों परतें फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है और इन परतों के बाहर जो है वो प्रोटीन का आवरण होता है। फॉस्फोलिपिड के ये जो अणु हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके दो भाग होते हैं। इसका जो सिर है, हेड वाला भाग, वो जल रागी होता है और इसकी जो पूंछ होती है, आप दो ये धागे देख रहे हैं जो अंदर की तरफ हैं, वो इसका जल वीरागी सिरा होता है। जल रागी यानी जल को आकर्षित करने वाला, जल वीरागी यानी जल से दूर भागने वाला, जिसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो ये जो फॉस्फोलिपिड का अणु है, इसका जल रागी सिर वाला सिरा बाहर की ओर होता है, जल वीरागी सिरा भीतर की ओर होता है। इस तरह से आमने सामने ये दो परतें होती हैं और इसके बाहर की ओर जो है वो प्रोटीन का आवरण होता है। तो एक तरह से ये जो मॉडल है वो कहता है कि भाई
प्लाज्मा झिल्ली एक तरह से सैंडविच की तरह होती है। हम देखते हैं सैंडविच में दो ब्रेड होती हैं जो एक दूसरे पर जमी हुई होती है, तो कुछ ऐसा ही ये मॉडल है, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। लेकिन इस मॉडल में कई कमियां हैं। तो इसके पश्चात एक 1953 में हाइले और हॉफमैन ने एक नया मॉडल दिया जिसको कहते हैं मिसेलर मॉडल। आपने अगर वसा की संरचना पढ़ी हो तो उसमें मिसेली शब्द आया होगा। मिसेली दरअसल एक गोलाकार अणुओं का समूह होता है। आप इसमें देख रहे हैं, इसमें वही फॉस्फोलिपिड की परतें होती हैं। आप देख रहे हैं ये सिर, ये फॉस्फोलिपिड का सिर है और ये टेल है। तो इसमें ये बताया गया है कि फॉस्फोलिपिड के अणु इस तरह से जमे होते हैं कि इसके गोलाकार वाला सिर बाहर की ओर और पूंछ भीतर की ओर होती है, लेकिन ये सभी एक गोलाकार क्रम में जुड़े हुए होते हैं और मिलकर एक गोलीय अणु का निर्माण करते हैं जिसको मिसेली कहते हैं। और इस मिसेली अणु के बाहर की ओर प्रोटीन का आवरण होता है। आप देख सकते हैं ये प्रोटीन का आवरण है। तो यहाँ पर दो परतों की कल्पना नहीं की गई। यहाँ पर बताया गया कि फॉस्फोलिपिड के अणु गोलाकार क्रम में जुड़े हुए होते हैं और इनके बाहर की ओर प्रोटीन का आवरण होता है। लेकिन ऐसी संरचना संभव नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस है इसमें से होकर पदार्थों के आवागमन का कोई कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो ये मॉडल इतना मान्य नहीं है। इसके बाद में जो मॉडल आया जो रॉबर्टसन ने दिया था, ये भी एक फेमस मॉडल है जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या इकाई कला मॉडल कहते हैं। इसको इकाई कला मॉडल इसीलिए कहा गया क्योंकि ये मॉडल एक इकाई के रूप में सब पर लागू होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो। एक तरह से यूनिवर्सल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, इसलिए इसको यूनिट मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल मूल रूप से सैंडविच मॉडल पर ही आधारित है कि इसमें जितनी भी बायोमेम्ब्रेन है, बायोमेम्ब्रेन से यहाँ पर थोड़ा सा आप समझना इसको, जब हम जैव झिल्लियों की बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली ही नहीं आती। जितने भी कोशिकांग है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, हरित लवक हो, उनमें भी झिल्लियाँ होती हैं। तो जितने प्रकार की बायोमेम्ब्रेन हैं उनमें भी, और प्लांट सेल, एनिमल सेल, सबकी झिल्लियों की बेसिक स्ट्रक्चर यही होती है, जिसके अनुसार कि फॉस्फोलिपिड की दो परतें होती हैं जिनकी मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है और उनके दोनों तरफ लगभग 20 एंगस्ट्रॉम मोटी प्रोटीन की परत पाई जाती है। तो ये जो मॉडल है इसको यूनिवर्सल मॉडल कहा जाता है जो सब पर लागू होता है। लेकिन फिर भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है कि ये प्लाज्मा झिल्ली की दो मुख्य प्रकृति होती है, अर्धतरल और चयनात्मकता। इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। देखिए, अगर प्लाज्मा झिल्ली बिल्कुल कठोर होगी तो उसके आर पार कोई पदार्थ नहीं जा पाएगा। उसकी प्रकृति अर्धतरल होती है और ये अर्धतरल प्रकृति इसके आर पार पदार्थों के परिवहन में सहायक होती है। दूसरा, ये चयनात्मक पारगम्य होती है, अर्थात ये चयन करती है किस पदार्थों का आवागमन होगा और किन को रोकना होगा। यानी विलायक के साथ विलेय के जो अणु होते हैं उनके प्रति ये सेलेक्टिव होती है। चयनित विलेय के अणु ही इसके आर पार जा सकते हैं। तो ये दो स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको इकाई कला मॉडल नहीं समझा सकता। तो अब एक बेस्ट मॉडल आया जो सिंगल एवं निकोलसन ने दिया और ये सर्वाधिक मान्य मॉडल है। इसको तरल किरमिर नमूना मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो इस मॉडल की हम विस्तृत व्याख्या अभी करेंगे कि देखिए इसमें आप देखिए ये क्या कह रहा है। ये मॉडल कहता है कि इसमें भी फॉस्फोलिपिड की दो परतें होती हैं। एक आप ये परत देख रहे हो, एक ये परत देख रहे हो। इसमें भी सेम वही, इसका सिर वाला फॉस्फोलिपिड अणु का जल रागी सिरा बाहर की ओर और जल विरागी पूंछ वाला सिरा भीतर की ओर होता है। फॉस्फोलिपिड की दो परतें होती हैं और इनके बीच में दो प्रकार के
प्रोटीन होते हैं। एक तो होते हैं अंतर्विष्ट प्रोटीन, जो फॉस्फोलिपिड की परतों के बीच में धसे हुए होते हैं, और दूसरे होते हैं परिधीय प्रोटीन। आप देख रहे हो ये परिधीय प्रोटीन होते हैं, ये अंतर्विष्ट प्रोटीन है। और कुछ परिधीय प्रोटीनों पर आप देख रहे हो ये शर्करा के अणुओं की श्रृंखला भी पाई जाती है, जिनको ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। इनके अलग अलग काम हैं, आगे हम देखेंगे। तो अगर हम इसका विज़न देखें, ये कैसी दिखाई देती है, तो माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो फॉस्फोलिपिड की दोनों परतों के बीच में ये प्रोटीन के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके कारण ये एक चितकबरी संरचना दिखाई देती है। इस कारण इसको मोज़ेक या चितकबरा मॉडल नाम दिया गया है। दूसरी क्या खास बात है कि ये जो पूरी संरचना है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, ये ठोस नहीं होती, ये अर्ध तरल होती है। और इसमें दो तरह की व्यवस्था होती है। कैसे कि ये जो फॉस्फोलिपिड के अणु हैं, जिसमें एक सिर है और इस तरह से पूंछ है, ये इस दिशा में गति कर सकते हैं, दाएं और बाएं। और ये फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म द्वारा भी मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब ये जो फॉस्फोलिपिड का अणु है वो ऊपर की ओर शिफ्ट भी हो सकता है और ऊपर वाला नीचे की ओर शिफ्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से इसमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, मतलब एक तरल गतिकी की व्यवस्था है, जिससे अणुओं के आवागमन में सुविधा होती है। तो ये है तरल किरमिर नमूना या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो ये कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली वसा की दो परतों से मिलकर बनी होती है और उनके बीच में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, परिधीय प्रोटीन और समाकलित या अंतर्विष्ट प्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली में इसकी तरलता को बढ़ाने के लिए कभी कभी स्टेरॉल या कोलेस्ट्रॉल भी के अणु भी पाए जाते हैं, लेकिन ये अणु केवल जंतु कोशिकाओं में होते हैं, पादप कोशिकाओं में नहीं होते। और एक और ख़ास बात कि वैसे तो बहुत तरह के वसा अणु होते हैं, ग्लाइकोलिपिड हो गया, स्पिंगोलिपिड हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, लेकिन पादप कोशिकाओं की जो कोशिका झिल्ली है उसमें फॉस्फोलिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है, और उसमें भी असंतृप्त वसा अनसेचुरेटेड, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और इसके कारण से क्या होता है कि इसकी तरलता जो है वो बढ़ जाती है। चलिए, ये तो हमने इसके विभिन्न मॉडल देखे। अब हम बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका सबसे पहला प्रमुख कार्य है कि कोशिका झिल्ली के आर पार जो भी अणु जाएंगे, आयन जाएंगे, उनके परिवहन का नियंत्रण कोशिका झिल्ली करती है। यानी अवांछित अणुओं को रोक लिया जाएगा और जो अणु आवश्यक हैं उनका कोशिका के अंदर प्रवेश संभव हो पाएगा। अच्छा, हम ये तो जानते ही हैं कि ये कोशिका झिल्ली एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है, जिससे सभी कोशिकांग होंगे, उनकी अपनी बाउंड्रिंग होगी, तो एक तरह से कंपार्टमेंट बन जाएंगे। कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, मतलब अलग अलग चैम्बर होंगे जो अपने फंक्शन को एक दूसरे से मिंगल नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये कब संभव है? जब इनके बाहर एक सीमाकारी परत हो। कुछ बहुकोशिकीय जीवों में ये संप्रेषण का कार्य भी करती है, मतलब विभिन्न कोशिकाओं के मध्य रासायनिक सूचनाओं का आदान प्रदान भी कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली में जैसा कि हमने पढ़ा कि इसकी बाह्य झिल्ली पर कुछ प्रोटीन होते हैं जिसको परिधीय प्रोटीन कहते हैं। एक तरह से ये बायोकेमिकल रिकॉग्निशन का काम करते हैं। कोई भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, उसकी सतह पर भी जो प्रोटीन होते हैं वो कोशिका झिल्ली के प्रोटीन जो होते हैं उनसे क्रिया करते हैं और एक समझ बनती है, रासायनिक समझ बनती है उस फॉरेन पार्टिकल के प्रति। तो इसलिए इन प्रोटीन को कहते हैं ग्राही प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन। और कई बार तो जैसे कोई हार्मोन हो गया या कोई एंटीबॉडी हो गया, एंटीजन हो गया, उसको ये ग्राही प्रोटीन उस संकेत को ग्रहण करके एक इवेंट प्रारंभ करते हैं, कहते हैं जिसको कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन, जिसके द्वारा जीनों की अभिव्यक्ति में परिवर्तन होता है। ये आगे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में
पढ़ोगे। चलिए, इसके अलावा कोशिका के आसंजन हेतु एक सतह प्रदान करती है। आसंजन देखिए, किसी भी केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन या फिजिकल मैकेनिज्म के लिए एक सरफेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो सेल मेम्ब्रेन एक सरफेस प्रदान करती है। दो ऑर्गेनिज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन से संबंधित सभी क्रियाएं, सभी एंजाइम इसी में होते हैं जो एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इस प्रक्रिया को हम आक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहते हैं। इसी तरह से हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम की जो मेम्ब्रेन होती है वो एक तरह से कोशिका झिल्ली है। उस मेम्ब्रेन में जो फोटोसिंथेसिस से संबंधित एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसको कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, वो इसी में संपन्न होती है। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन और ग्रेनम की मेम्ब्रेन, ये दोनों ही दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं रेस्पिरेशन और प्रकाश संश्लेषण के स्थल होते हैं। पूर्व में हमने चर्चा की कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र में बाह्य और स्वयं के ऊतकों में विभेदन करने की क्षमता होती है, और ये क्षमता कुछ विशेष प्रोटीनों के कारण होती है जो कोशिका झिल्ली पर ही स्थित होते हैं। तो ये हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली की संरचना, उसके विभिन्न मॉडल और उसके कार्यों के बारे में। अगले वीडियो में हम जो है आगे चर्चा करेंगे पादप जल संबंधों की। ठीक है, तो आप इसमें लगातार ग्रुप में बने रहें, वीडियो को देखते रहें, पीडीएफ को डाउनलोड करें, उसको एक फ़ोल्डर बनाएं। और पूर्व में हालांकि आप परिचय स्लाइड में दिया हुआ है। मैं नीरज कुमार श्रीमाली, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, और मैं जो है आपको प्लांट फिजियोलॉजी वाला पेपर पढ़ाऊँगा।